अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लैब नंबर 11 और इसमें हमने जो टॉपिक कवर करने हैं वो बेसिकली एरेज और स्ट्रिंग ही है। एरे एंड स्ट्रिंग पर हम प्रीवियसली एक एक लैब कर चुके हैं। आज थोड़ी सी और एडवांस लैब्स करेंगे हम एरे के टॉपिक पे और स्ट्रिंग से रिलेटेड लैब। कुछ टॉपिक जो प्रीवियस लैब्स में हमने कवर नहीं किए स्ट्रिंग से रिलेटेड या एरे से रिलेटेड उसे कवर करने हैं, जिनमें आ जाते हैं आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरेज की एग्जांपल्स। और स्ट्रिंग में हमने लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ किया था। आज हम उनमें से कुछ फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। ठीक, तो इट मीन्स कि इसमें इतनी थ्योरी नहीं है लैब में। थेरेटिकल पार्ट जो था इनकी बेसिक्स में हो चुका है कवर। मल्टी डायमेंशनल एरे की थ्योरी भी कवर हम कर चुके हैं। तो थोड़ा सा इधर रिकॉल करा देता हूँ मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब ये है कि जिसमें आपके कंटेंट्स लीनियर फैशन में नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनल में अरेंज हुए हों। ठीक है, जैसे कि सामने एक एग्जांपल गिवन है आपके पास 2 डायमेंशनल एरे की। 3 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन अगर एरे आपका 2 डायमेंशनल है तो वो इस तरीके से डिवाइड हुआ होता है नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स में। काउंटिंग इधर भी हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है। रॉज नंबर भी आप देखें 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉलम नंबर भी आप देखें तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल का एड्रेस फाइंड आउट करना चाहें तो वो क्या होता है, वहाँ पर मौजूद रॉ नंबर और कॉलम नंबर से मिलके ही बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए इस सेल की बात करें, अगर मेरे एरे का नाम ए है तो ये वाला सेल कहलाता है A0 रॉ की वजह से और यहाँ पे 0 कॉलम की वजह से। अगर इससे अगले सेल की बात की जाए तो यहाँ पे देखें कॉलम 1 हो चुका है, तो रॉ इधर स्टिल 0 ही है क्योंकि रॉ नंबर 0 है, लेकिन कॉलम इसका 1 हो चुका है। इसी तरह अगले को देखा जाए तो इधर रॉ स्टिल 0 है लेकिन कॉलम नंबर चेंज होकर 2 हो चुका है क्योंकि यहाँ पे कॉलम की इंडेक्स 2 है, एंड सो ऑन। लास्ट वाला 0 3। लेकिन जैसे ही आप रॉ चेंज करते हैं तो आपका रॉ नंबर चेंज हो जाता है। तो आप देखें हर जगह रॉ का नंबर इधर 1 नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो रॉ वाइज पूरा सेम है, कॉलम वाइज ये चेंज हो रहा है कॉलम, तो ये देखेंगे वही सीक्वेंस 0 1 2 3 आ रहा है। और अगर आप देखना चाहें तो कॉलम वाइज ये सब सेम आते हैं। ये देखिए ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। इसको देखें तो 2 2 2 कॉलम वाइज ये सेम है। ठीक है, तो हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो रॉ और कॉलम नंबर की बेसिस पे करते हैं। और से ध्यान रखने वाली बात इधर भी वही है कि रॉ और कॉलम नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो आपको उस लिहाज से अंदाज़ा करना होता है कि मैं किस एलिमेंट को एक्सेस करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मज़ीद इसकी थ्योरी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी थ्योरी के लेक्चर में से डिस्कस कर चुके हैं। सिंटेक्स की बात करें तो इस पर भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सिंटेक्स में आप टाइप बताते हैं, ठीक है, टाइप के बाद आप एरे का नेम देते हैं और उसके बाद उसकी डायमेंशन दे देते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में रोज आ जाती हैं या फर्स्ट डायमेंशन, और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम्स आ जाती हैं या सेकंड डायमेंशन। और अगर वही बात है कि आप 3 डायमेंशनल एरे डालेंगे तो आगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें थर्ड डायमेंशन आ जाएगी। ये है डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन के साथ साथ अगर आप इनिशियलाइज करना चाहें तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। यानी आप सीक्वेंस में एलिमेंट देंगे तो रॉ वाइज फिल हो जाएंगे। पहले वो फर्स्ट रॉ में एलिमेंट आएंगे, फिर सेकंड रॉ में एलिमेंट आएंगे। यानी ये वाला एलिमेंट 0 0 कहलाएगा, ये वाला एलिमेंट 0 1 कहलाएगा, देन ये 1 0 एंड देन लास्ट वाला 1 1 कहलाएगा। ये नीचे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, यही बात बताई हुई है कि ये किस तरीके से असाइन हुए हैं। ठीक है, इसी सीक्वेंस में असाइन हुए हैं, या यूँ कहा जाए कि नीचे तो ये बता रहे हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर एरे की इंडेक्स पे आपको जाके कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो आप ऐसे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स नंबर के साथ आप एरे का नेम लिखें, जैसे आप स्केलर या यूनी डायरेक्शनल या 1 डायमेंशनल एरे के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखने और इक्वल्स टू के बाद वो वैल्यू जो आप असाइन करना चाहते हैं। ठीक, अच्छा ध्यान रहे यहाँ पे स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं लेकिन कहीं भी स्पेसेस नहीं है। अभी मैं कोड में लिखूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा कि कहीं पे भी हम स्पेसेस नहीं डाल रहे। ठीक, ये सब हम कवर कर चुके हैं।
और ये वही एग्जांपल जो हमने थ्योरी में कवर की थी मैट्रिक्स एडिशन की। तो इस एग्जांपल को हम करके देख लेते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन इस तरीके से काम करता भी है या नहीं। तो इसके लिए हम अपना सॉफ्टवेयर इन कर लेते हैं और हमें करना है वही हैश। ठीक है, और कोई लाइब्रेरी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। ये हो गया हमारा बेसिक बॉयलर प्लेट और कोड की टाइप है हमारी सी और कोड है बेसिकली हमारा 2D अरेज पे। तो ये होगी 2D एरे की एग्जाम्पल। तो मुझे जब 2 डायमेंशनल एरे या इस केस में हमारे पास मैट्रिक्स की 2 डायमेंशनल एरे या 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स सिंपल वर्ड्स में एडिशन करनी है, तो पहले तो मुझे 2 मैट्रिसेस चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं उन्हें यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ किस टाइप के होने चाहिए। इंटीजर रख लिया है। ठीक है, मैं जाहिर सी बात है एडिशन करूँगा तो न्यूमेरिक टाइप पे हो सकते हैं, इंटीजर करना पड़ेगा या फ्लोट। लेकिन मैंने मैट्रिक्स में ज़्यादातर इंटीजर्स ही देखे हैं तो हम इंटीजर ही लेके चलते हैं। इंटीजर आ गया, मैट ए नाम दे दिया मैंने इसको, और इसकी डायमेंशन कुछ भी हो सकती है, यूज़र एंटर करेगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने 10x10 लिख लिया। सेम गोज़ फॉर मैट बी और इसको भी मैंने 10x10 लिख लिया। और फाइनली मेरा रिजल्ट आएगा, तो सम कह सकता हूँ, रिजल्ट भी कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ मैं उसे। तो ऐसे कह लेता हूँ से मैट आर और इसकी डायमेंशन भी जाहिर सी बात है सेम ही हो। तो ये मेरे 3 मैट्रिसेस कर लिए। अब मुझे इन 3 मैट्रिक्स में यूज़र से एंटर लेना है, एंटर करवाने हैं नंबर। तो मैं प्रिंटफ मैसेज डाल देता हूँ। प्रिंटफ मैसेज में लिख लेते हैं कि एंटर फर्स्ट मैट्रिक। ठीक है, और उसके बाद मैं इंटेंशनली चाह रहा हूँ कि लाइन चेंज हो जाए। अब मैंने एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स तो कह दिया, लेकिन मुझे जब स्कैन करना है 2D मैट्रिक्स को, तो आपको पता है 1D डायमेंशनल को अगर एक्सेस करना हो तो मुझे एक लूप चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि मेरे पास 2 डायमेंशनल है तो मुझे यहाँ पे 2 लूप्स चाहिए। तो लूप्स वही इनिशियलाइज की मैंने आई से। लेकिन अच्छा, अब उससे पहले एक चीज़ और होनी चाहिए। एक चीज़ यहाँ क्या होनी चाहिए कि मुझे तो पता ही नहीं मैट्रिक्स की डायमेंशंस क्या है, यानी मैट्रिक्स में रोज कितनी है और कॉलम कितनी है। तो इससे पहले तो मुझे फिर यूज़र से पूछना चाहिए कि प्रिंट एफ, ठीक है, एंटर नंबर ऑफ रोज। ठीक है, यूज़र से एंटर नंबर ऑफ रोज। यूज़र जो है यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं, सिंपल स्कैन एफ और नंबर ऑफ रोज मेरे पास होंगे इंटीजर %d आ गया। और किस चीज़ में मैं उसको स्कैन करना चाह रहा हूँ, अब मैं किसी चीज़ में भी कर सकता हूँ, मैं नाम रोज ही रख लेता हूँ। ठीक है, और चूंकि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो मुझे यहाँ पे यूज़ किया है तो यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा रोज। ठीक है, सिमिलरली मुझे कॉलम्स भी चाहिए और सिमिलरली मुझे लूप के लिए 2 वेरिएबल भी चाहिए i, j। तो ये सब मैंने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया। तो यही लाइन मैं कॉपी करता हूँ कॉलम्स के लिए, एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, कॉलम्स एंड रोज। अब चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया नेस्टेड लूप को हम आउटर लूप को रॉ स्विच करने के लिए यूज़ करते हैं और इनर को लिए जो है कॉलम के लिए। तो यहाँ पे जो मैं लेस देन लिखूंगा तो लेस देन में यहाँ पे क्या आएगा, रोज का फैक्टर आ जाएगा। और सिंपली मुझे करना है आई प्लस प्लस, फर्स्ट लूप हो गई। सेकंड लूप मेरे पास आ गई,
फ़िलहाल मैं इसको जो है आपके क्या कहते हैं विदाउट पैरेंथेसिस लिख के देख रहा हूँ, चलना चाहिए, लेकिन अगर नहीं चलेगा तो फिर हम पैरेंथेसिस यूज़ कर लेंगे। फिर दूसरी लूप है जे इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगी और जे जो है लेस देन क्या आना चाहिए, कॉलम्स आना चाहिए सिमिलरली, और जे प्लस प्लस। और दोनों लूप के अंदर मुझे क्या काम करना है, सिंपली एक स्कैन एफ का स्टेटमेंट लिखना है, स्कैन एफ, और चूंकि इंटीजर ही इनपुट आएगा तो ये आ जाता है, लेकिन इंटीजर इनपुट किस चीज़ के अंदर आके सेव होगा, मैट्रिक्स ए पे इनपुट ले रहा हूँ तो मैं इधर लिखूंगा मैट ए, ठीक है। और मैट ए में जाहिर सी बात है रो नंबर मेरे पास किसके पास है, आई के पास है, और कॉलम नंबर किसके पास है, जे के पास। तो ऑटोमेटिकली ये स्कैन एफ क्या करेगा, रो और कॉलम नंबर किस लिहाज से इनपुट लेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ एड्रेस ऑपरेटर, तो मैं स्कैन करूँगा हमेशा आई और जे की वैल्यू के साथ, ठीक है। और आप चूंकि देख सकते हैं आई और जे लूप कंट्रोल वेरिएबल हैं, तो जे की वैल्यू पहले चेंज होगी, आई की वैल्यू 0 है, उसके साथ जे की वैल्यू 0 आएगी, फिर जे की वैल्यू 1 आएगी, से 2/2 है तो 2 तक 1 तक ही जाएगी, फिर जे की वैल्यू के बाद आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उसके साथ जे की वैल्यू 0 भी आएगी, उसके साथ जे की वैल्यू 1 भी आ जाएगी। और अगर आप यहाँ ध्यान दें तो मैंने इस फॉर लूप के बाद जब नेक्स्ट लाइन लिखी है थोड़ी सी इंटेंडेड लिखी है, इंडेंटेशन दी हुई है मैंने इसमें, तो ये बता रही है कि ये स्टेटमेंट जो नेक्स्ट वाला है ये कंटेंट है अपने जो इससे पहले वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी इंडेंटेशन दे दें, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो कुछ पता नहीं लगेगा मुझे कि ये तीनों स्टेटमेंट सेम लेवल के हैं या एक दूसरे को कंटेन किए हुए हैं। तो ये चीज़ जो थोड़ा सा टैब देना है ये बताता है कि ये मैंने इसको कंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इंडेंटेशन के साथ लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स का इनपुट आ गया। अब यही काम मैं सेकंड मैट्रिक्स के लिए भी करना चाहता हूँ, तो मैं टाइम बचाने के सिंपली कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। चेंज क्या करना पड़ेगा, मैट ए के बजाय मुझे यहाँ पे बस मैट बी लिखना है, पूरा प्रोसेस सेम, सही है जी। तो क्या हो गया है, मैंने मैट्रिक्स 1 को भी इनपुट ले लिया, ऐसा करता हूँ ऐसे स्पेस हटा देता हूँ ताकि ये आपको पता लगे कि ये एक सिंगल स्टोरी है। ये स्टोरी क्या है यूज़र से, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन की स्टोरी है। इस तरीके से पता लग रहा है कि सब स्टेटमेंट एक साथ हैं, और फिर बीच में गैप ये बता रहे कुछ और चीज़ आ रही है, और फिर ये हमारे पास इनपुट्स आ गए, फिर इनपुट्स के बाद फिर मैंने गैप दिया हुआ है, फिर गैप ये बता रहा है कि अब कुछ और है, और कुछ और में क्या है मेरे पास, ये मैं इनपुट ले रहा हूँ मैट्रिक्स ए का, फिर थोड़ा सा स्पेस है, फिर मैं इनपुट ले रहा हूँ मैट्रिक्स 2 का, ठीक है। स्पेसेस यूज़ करने चाहिए, जितना आप यूज़ करेंगे उतना कोड आपका रीडेबल होगा, ठीक है। अभी मैं मिनिमम रखना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोड स्क्रीन पर वन गो में दिखाई दे। तो ये आ गया मेरे पास, इनपुट्स आ गए, ठीक है। मैं मज़ीद स्पेस दे सकता हूँ लेकिन उससे फिर कोड जो आपको पूरा दिखाई नहीं देगा। अब लास्ट काम क्या है, मुझे इन दोनों को करना है सम, ठीक है। सम के लिए फिर वही मुझे लूप और वही बिहेवियर चाहिए, तो मैं यही लूप कॉपी कर लेता हूँ, और सेम बिहेवियर में बस क्या करूँगा, अब स्कैन एफ के बजाय क्या कर दूँगा, स्कैन एफ के बजाय मैं इसमें कर दूँगा मैट आर, और फिर वही बात है आई जे की वैल्यू इक्वल्स टू मैट ए आई, और आई के साथ जे प्लस मैट बी आई जे। तो यही सम का फॉर्मूला है, रिस्पेक्टिव पोजीशन दोनों की जो सेम होती है वहाँ से आप एक एक एलिमेंट पिक करते हैं, उनको ऐड करते हैं, यानी रो 0 0 से पिक करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आप जो है रिजल्ट मैट्रिक्स से भी 0 0 इंडेक्स पे प्लेस करेंगे, 1 1 से पिक करेंगे दोनों का तो दोनों का 1 1 से पिक होगा रिस्पेक्टिवली, और फिर दोनों को ऐड करके रिजल्ट को आप 1 1 वाली लोकेशन पे प्लेस करेंगे। अच्छा, फर्दर मैं चाहता हूँ कि मैं एक और मरतबा लूप ना लगाऊँ, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स यूज़ कर लेता हूँ ताकि मैं इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट दे सकूँ।
और वो मल्टीपल स्टेटमेंट क्या है, मैं चाहता हूँ कि साथ ही साथ यहाँ पे मेरे रिजल्ट डिस्प्ले भी हो। तो डिस्प्ले कैसे होंगे कि मैंने जैसे ही ऐड किया तो यहाँ पे प्रिंटफ भी लिख देता हूँ, प्रिंटफ, ठीक है। और मुझे मैट्रिक्स को डिस्प्ले कराना है, तो कैसे डिस्प्ले होगा, सिंपली मुझे लिखना है %d, और %d के बाद क्या लिखना है मुझे, %d के बाद मुझे चाहिए टैब, मैं थोड़ा सा गैप देना चाहता हूँ। और %d टैब के बाद, या टैब नहीं दें तो आप स्पेस यूज़ कर सकते हैं, जितना स्पेस आपको रिक्वायर्ड हो, मैट आर आई जी, साथ साथ मैंने यहाँ प्रिंट करा दी। फर्दर मैं चाहता हूँ कि मैट्रिक्स जैसा प्रिंट हो, तो जब भी मेरी रॉ चेंज हो तो मुझे लाइन चेंज करना मैं चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लाइन चेंज के लिए \n लगाना है, तो इसका मतलब इसमें भी दो स्टेटमेंट आ गए, एक printf और एक इनर लूप, तो इसलिए मुझे यहाँ पे भी लूप में ब्रैकेट्स यूज करने पड़े, और ये आ गया \n। तो अब इस तरीके से जब मैं प्रिंट करूँगा तो होगा क्या कि ये लूप एक पार्ट है आउटर लूप का, और ये दूसरा, तो जब भी रॉ चेंज होगी लाइन चेंज हो जाएगी, और इनर लूप सिंपली क्या करेगी, मैट्रिक्स आर की वैल्यू कैलकुलेट करेगी और उसी वक्त में उसे प्रिंट भी कर देगी। ठीक, तो अब इसे हम कंपाइल करके देख लेते हैं, कोई कंपाइलेशन एरर हो तो हमारे सामने आ जाए। तो अब हमारे पास कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, तो इसका मतलब है कि टाइपिंग मिस्टेक तो कोई की नहीं। अब देखते हैं लॉजिकली ये मैट्रिक्स सही काम भी करता है नहीं, तो इसके लिए हम यही सैंपल डेटा ले लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो सैंपल डेटा हमारे पास क्या गिवन है यहाँ, या इसको ऐसे ही रखते हैं और जूम यहीं पे लेते हैं, रन करते हैं। ठीक है, एंटर नंबर ऑफ रोज पूछा जा रहा है, पहले मैं यहीं से देख लेता हूँ नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या है, और यहीं से एंटर कर देंगे। तो नंबर ऑफ रोज में बताया गया है भाई 2 है, तो मैं भी 2 कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं। एंटर नंबर ऑफ रोज इन कॉलम्स, इसमें एक साथ पूछा हुआ था, मैंने अलग अलग लाइन में करा है, तो पहले मैं रोज पूछ रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है 2 ले लेते हैं। नंबर ऑफ कॉलम, मैंने कहा ये भी 2 ले लेते हैं। एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जो आपके सैंपल आउटपुट है उसमें डेटा कैसे इंसर्ट हुआ हुआ है, उसमें अगर आप देखें तो डेटा इंसर्ट हुआ हुआ है कि आप बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह इंसर्ट कर रहे हैं, यानी पहले 1 इंसर्ट हुआ, फिर मैंने टैब दे दिया, फिर मैंने 2 इंसर्ट किया, फिर मैंने एंटर प्रेस किया, मैंने 3 एंटर किया, फिर दोबारा मैंने टैब प्रेस किया और मैंने 4 एंटर कर दिया। अब आप लोगों से सवाल ये है कि ये मैं टैब दे के 4 फील्ड एंटर कर रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, या कुछ इश्यू है इस तरीके से एंटर करने में। देखें सेकंड मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब है 4 जो है एलिमेंट जो है वो एंटर हो चुके हैं, और ये 4 एंटर कैसे हो गए, किस तरह पॉसिबल हुआ, ये इस तरह पॉसिबल हुआ कि स्ट्रिंग चैप्टर में हमने पढ़ा था कि स्कैन एफ इनपुट रीड करना बंद कर देता है जब उसमें कोई वाइट स्पेस सीक्वेंस आ जाए, यानी टैब दे दूं, स्पेस दे दूं या एंटर दे दूं तो वो रीड करना बंद कर देता है। और मेरे जो लूप लगी हुई है उसमें 4 स्कैन एफ है, तो 2 में मैंने टैब दिया है और 2 में मैंने लाइन चेंज की है। तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है मेरे पास ये दिखने में भी मैट्रिक्स जैसा लग रहा है, और ये चारों डेटा इनपुट हो चुके हैं। स्कैन एफ फंक्शन में मैं टैब दे के भी इनपुट दे सकता हूँ, स्पेस दे के भी दे सकता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली थी उसको हमने इस तरीके से यूज कर लिया। तो सेकंड मैट्रिक्स एंटर करना है तो मैंने 5 एंटर किया, फिर मैंने टैब दे दिया, 6 एंटर किया, मैंने एंटर किया, और फिर उसके बाद मैंने 2 एंटर किया, फिर टैब दे दिया, और फिर 1 एंटर कर दिया। ठीक, तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये आएगा 1 + 5 is 6, देन 2 + 6 is 8, देन 3 + 2 is 5, और 4 + 1 is 5। अच्छा, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स तो हमारा आ गया, लेकिन इसमें थोड़ी सी पॉलिशिंग की ज़रूरत है। पॉलिशिंग की ज़रूरत क्या है कि मुझे थोड़ा सा बीच में गैप देना चाहिए,
और ये मैसेज डिस्प्ले कराना चाहिए सम ऑफ द मैट्रिक्स वाला। तो ये हम कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इश्यूज़ नहीं है। तो दोबारा से प्रोग्राम पे चलते हैं, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे हम मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पे एक मैसेज लिख लेते हैं कि सम ऑफ टू मैट्रिक्स कर देते हैं और इसमें रिजल्ट दे देते हैं सम ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, और हर मरतबा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा गैप भी आ जाए, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा आउटपुट पे, तो इधर भी मैंने हर मरतबा यहाँ पे गैप दिया। रिकम्पाइल हो गया है, ठीक है, और ये आ गया रन। अब मैंने रॉज एंटर कर दी से 3, कॉलम मैंने एंटर कर दिए 2, कॉलम 2 में अब ध्यान रहे तो मैं पहला मैट्रिक्स एंटर करूंगा तो से 1 टैब 2 और फिर 3 टैब 4, ठीक है, 3 2 आर 6, तो आपको पता है ये 6 दफ़ा पूछे गए, तो यहाँ पे आ गया 5 टैब 6। अब इसके बाद ये मुझे बोलेगा कि भाई सेकंड मैट्रिक्स, फिर उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स के लिए भी मुझे एंटर करना है, तो मैं रिवर्स में ऐड वो कर लेता हूँ 6 5 4 3 2 1, तो आपको पता है फिर सबका सम 7 7 आ जाएगा। तो पहले मैं एंटर कर देता हूँ 6 और फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो अब ये पेरेंटली दिखने में भी आपको मैट्रिक्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिसमें 3 रॉज हैं और 2 कॉलम हैं, और इसका रिजल्ट ये आ गया आपके पास सम ऑफ मैट्रिक्स 7 7 सबका। ठीक है, तो एडिशन भी हो रही है, और अब ये थोड़ा आउटपुट पे कहना चाहिए इजी ऑन आईज भी है, आंखों को देखने में भी मैट्रिक्स जैसा लग रहा है। तो आप चाहें तो प्रिंट एफ में तो आपको पता है कि आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, टैब वगैरह दे सकते हैं, लाइन चेंज भी कर सकते हैं, वो हमने कर लिया। लेकिन इनपुट पर अगर मैं कहूँ कि एग्जैक्टली मुझे ऐसा ही आउटपुट चाहिए, तो आप कुछ भी कोड में नहीं लिख सकते। ये सारा जो खेल है ये तो है आउटपुट स्ट्रीम का, कि आप आउटपुट पे टैब दे देकर इनपुट करेंगे। इनपुट लेते वक्त आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता कि आप किस तरीके से डेटा इनपुट कर रहे हैं। आप इनपुट एंटर करने के बाद स्पेस भी प्रेस कर सकते हैं, आप इनपुट एंटर करने के बाद टैब भी प्रेस कर सकते हैं, आप इनपुट एंटर करने का एंटर भी कर सकते हैं, यानी न्यू लाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो हमने लास्ट टाइम स्कैन एफ की लिमिटेशंस देखी थी उसको यूज करते हुए क्या किया, इसको मैट्रिक्स की तरह इनपुट करवा लिया। वरना नॉर्मली हम इनपुट क्या करते हैं, नंबर इनपुट 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 करते जाते हैं, तो मेरे पास इस तरीके से इनपुट आता है जैसे कि ये, जैसे अगर मैं ये कर दूं तो आप सिर्फ फर्स्ट मैट्रिक्स बोलूंगा तो आप ऐसे एंटर करते चले जाएंगे, तो ये मैट्रिक्स जैसा नहीं लग रहा। देख रहे हैं, अगर मैं हर मरतबा एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये मैट्रिक्स जैसा नहीं लगता, लेकिन प्रिंट में स्टिल वैसे ही आया है जैसे मैट्रिक्स को होना चाहिए। सही है, तो प्रिंट में तो क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रिंट में मैंने अपने कोड में न्यू लाइन और टैब प्लेस किया हुआ है। जब भी कॉलम चेंज हो तो टैब आए, और जब भी रॉ चेंज हो तो न्यू लाइन आ जाए। तो प्रिंट एफ तो वैसा आ जाता है, लेकिन स्कैन एफ में भी अगर आप चाहें तो टैब दे के इसको मैट्रिक्स की तरह डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी मैट्रिक्स की एग्जाम्पल। थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ इसमें क्या हुआ। ये तो मेरे वेरिएबल की डिक्लेरेशन आ गई जिसमें 3 मैट्रिक्स हैं, 2 इनपुट मैट्रिक्स हैं, एक रिजल्टेंट है, और उसके बाद मुझे यूज़र से रॉज एंड कॉलम्स भी चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे रॉज एंड कॉलम्स इनपुट ले लिए। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स को इनपुट लिया, तो मुझे नेस्टेड लूप चाहिए थी, और आपने ये भी देख लिया कि नेस्टेड लूप मैंने विदाउट ब्रैकेट्स यूज़ किए, काम कर रही हैं, क्योंकि हर लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट मौजूद है। यानी जब मैं इस लूप की बात करूंगा तो इस लूप के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट मौजूद है, और वो क्या है, ये वाली लूप। ठीक है, और इस लूप के अंदर भी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट मौजूद है, वो क्या है, ये वाला स्टेटमेंट। तो मुझे कर्ली ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, ब्रेसेस के बगैर ही मैंने लिखा और ये सही काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो मैं ब्रैकेट्स नहीं लगाता, और ब्रैकेट्स नहीं लगाता तो मेरा कोड और क्लीनर और कॉम्पैक्ट नज़र आता। यहाँ पे मैट्रिक्स ए के लिए ये काम किया, सिमिलरली यहाँ पे ए का मैट्रिक्स बी के लिए किया, दोनों मैट्रिक्स इनपुट आ गए तो सम करा। सम के लिए भी लूप वैसे ही लगी, और सम में मेरे पास ये फार्मूला था, मैंने फार्मूले को प्लेस कर दिया लूप के अंदर। लेकिन यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स यूज़ किए क्योंकि 2 स्टेटमेंट्स आ गए थे, तो यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट्स रिक्वायर्ड हुए। और फिर इस लूप में भी 2 स्टेटमेंट्स आ गए थे, नंबर 1 ये पूरा का पूरा फॉर लूप, और नंबर 2 ये प्रिंटफ वाली लाइन। तो इस वजह से भी मैंने क्या किया कि इधर भी कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ की। अगर मैं यहाँ पे लाइन चेंज ना कर रहा था तो मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी।
तो ये वही प्रोग्राम जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, यहाँ पे गिवन था, हमने यहाँ पे रन किया और आपने देखा कि ये काम करता है। तो ये जस्ट हैंड ऑन एग्जांपल थी फॉर मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो यहाँ पे अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है या क्लियर कह दे, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं सबको क्लियर हो। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है जिसमें कह रहे हैं एरे ऑफ स्ट्रिंग। अब एरे ऑफ स्ट्रिंग से क्या मुराद है? एरे ऑफ स्ट्रिंग से मुराद ये है कि अगर वही जो मैंने आपको बात बताई थी कि आपके पास फोन बुक हो, यानी आप अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखें तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है? यानी बहुत सारे नेम्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, और अगर आप देखें तो कॉन्टैक्ट में वो जो नेम फ़ील्ड होती है वो सारे के सारे क्या हैं? स्ट्रिंग हैं। नाम है ना, नाम क्या है? एरे ऑफ कैरेक्टर है। तो आप चाहें तो कैरेक्टर टाइप का भी एरे बना सकते हैं 2D, जैसे कि यहाँ बनाया हुआ है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इस एरे के अंदर 5 रॉज़ यानी कि 5 एलिमेंट्स आएँगे, और वो एलिमेंट किस टाइप के हैं? कैरेक्टर टाइप के, और उसकी कॉलम क्या है? 20। यानी इन अदर वर्ड सिंपल कह रहा है कि इसके अंदर 5 स्ट्रिंग्स आ सकते हैं और हर स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी? 20। यानी ये नेम्स नाम का एरे 5 नेम स्टोर कर सकता है। ये नेम्स नाम का एरे 5 नेम स्टोर कर सकता है, ऑफ ईच लेंथ कितनी आएगी? 20। अच्छा, इनपुट लेने का तरीका देखें, इधर मैंने 2 लूप्स नहीं लगाई बल्कि एक सिंगल लूप लगाई हुई है, और वो लूप क्या है? सिर्फ 5 तक चल रही है। सेकंड लूप क्यों नहीं लगाई हुई? क्योंकि स्ट्रिंग में आपको पता है मुझे लूप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं डायरेक्टली %s से स्कैनफ करवा सकता हूँ, या बेटर अप्रोच क्या है, मैं गेट्स का मेथड यूज़ कर लूँ 5 दफ़ा, तो मैं इनपुट ले सकता हूँ, ठीक है? तो इसको करके देख लेते हैं। टाइम थोड़ा-सा है तो मैं इस एग्ज़ाम्पल को जल्दी से करके देख लेता हूँ कि स्ट्रिंग को आप इनपुट और प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं इस पे, न्यू करते हैं। सही। तो अब मुझे सिंपली यूज़र से लेना है कि एक स्ट्रिंग एंटर करे, तो उससे पहले मैं पहले क्रिएट कराता हूँ नेम्स, और इसमें से वही एग्जांपल रख लेते हैं 5 और 20, और सिंपली मैं कहता हूँ लूप के अंदर एंटर कहा हुआ है, पहले ही कहा हुआ है, तो printf एंटर 5 नेम्स ही लिख लेते हैं, इतना काफ़ी है बस। और उसके बाद हम कर देते हैं लाइन चेंज, और एक फॉर लूप लगाऊंगा मैं सिंपली, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5 ही लिख दूंगा डायरेक्ट, इधर मैं यूज़र से तो नहीं पूछ रहा, और i प्लस प्लस, और इस लूप के अंदर सिंपली मैंने करना है, स्कैनफ भी किया जा सकता है लेकिन स्कैनफ के आपको इश्यूज पता ही है, तो मैं इधर गेट्स यूज़ करूँगा, और गेट्स किस में करने वाला हूँ मैं? नेम ऑफ आई, ठीक है? मुझे दूसरी इंडेक्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं स्ट्रिंग पे काम कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली इस वाले एलिमेंट में ये एज्यूम करेगा कि नेम आई जो भी है, ठीक है, उसकी पूरी की पूरी रो फिल कर देगा किससे? नेम से। और उसके बाद फिर मैं इसको प्रिंट करा के भी देख लेता हूँ फॉर, अच्छा सेम काम करना है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट, बस गेट्स की जगह यहाँ पे क्या कर दूंगा? पुट्स कर दूंगा। लेकिन पुट्स के बाद मुझे लाइन चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर लेता हूँ और लाइन चेंज कर देता हूँ। दैट्स बेटर। मैंने बताया था ना कि
अगर मुझे दोनों काम करने हैं तो मैं एक printf ही लगा लेता हूँ, printf, और printf में मैंने लिख लिया %, और उसके बाद मैंने लाइन चेंज डाल दिया। तो % में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, नेम्स और आई। ठीक है, ये इट्स बेटर, मुझे ये सोल्यूशन बेटर लग रहा है। अगर आपको वो सोल्यूशन बेटर लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ रह गई है कि मैंने डिक्लेयर नहीं किया आई को, तो ये आ गया आइडेंटिटी आई। सेव करते हैं, टाइप सी कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं एरे ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। कैसे पता कोई एरर नहीं है, इसको देख लेते हैं। देखें 0 एरर्स। रन करते हैं, एंटर 5 स्ट्रिंग पूछा जा रहा है। ठीक है, एंटर 5 नहीं है, उसमें मैंने ऐड कर दिए से काशान, एंटर। अच्छा, मैं फुल नेम भी एंटर करके दिखा सकता हूँ कि फुल भी हो जाएगा स्पेस के साथ, क्योंकि मैंने गेट्स यूज़ किए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हैं ठीक है 5 नेम मैंने एंटर किए, तो आप देखें पूरे के पूरे नाम यहाँ से, अच्छा गैप नहीं दिया मैंने, तो इधर से देख सकते हैं प्रिंट हुए में। काशान वैसे आ रहा है, आतिफ शहबाज, सुमेर अली, अजहर एंड रमशा मैंने नाम यूज़ किए, और वो एज इट इज़ प्रिंट भी हो गए। ठीक है, तो आपको स्ट्रिंग जब आप यूज़ करते हैं तो आपको पता होता है कि आपको फॉर लूप्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मल्टीपल स्ट्रिंग रख रहे हैं तो 2 लूप के बजाय आपको सिर्फ एक ही लूप की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आप सिर्फ ये सेलेक्ट कर पाते हैं कि कौन सा वाला स्ट्रिंग है, पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है एंड सो ऑन। तो स्ट्रिंग को आप इस तरीके से इसमें एक्सेस कर सकते हैं। बस यहाँ पे अगर मैं न्यू लाइन कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये न्यू लाइन में भी चला जाएगा। ठीक है, तो गैप भी आ जाएगा इनपुट और आउटपुट के दरमियान। ठीक, तो मुझे 2 लूप्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने एक ही लूप लगाई जो सिर्फ और सिर्फ रॉस को ट्रेस कर रही है। रॉस का मतलब ये है कि हर रॉ में एक स्ट्रिंग आएगा, तो यूँ कहना चाहिए नंबर ऑफ स्ट्रिंग या नंबर ऑफ नेम्स को ट्रेस कर रही है। तो मैंने एक ही लूप लगाया, उसके बाद मैंने गेट्स लगा दिया। गेट्स फंक्शन ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा करेक्टर स्ट्रिंग जो है या करेक्टर एरे जो इनपुट ले लेता है, मुझे सेकंड लूप लगाने की ज़रूरत नहीं। सेम गोस फॉर आउटपुट भी, आउटपुट करते हुए भी मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं। मैं इस काम को ऐसे भी कर सकता था कि यहाँ पे स्कैनएफ यूज़ करता, और स्कैनएफ में लिखता %s। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता एड्रेस ऑफ नेम्स आई। ठीक है, लेकिन उसमें इशू क्या आता है, आपको पता है कि स्कैनएफ कैपेबल नहीं है कि बीच में स्पेसेस आ सकें, तो मैं फुल नेम वगैरह इनपुट नहीं ले सकता। तो इसीलिए बेटर अप्रोच ये थी कि मैंने गेट्स यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने प्रिंट यूज़ कर लिया, जो मेरे लिए बेहतर था। ठीक है, अगर मैं पुट्स यूज़ करता तो फिर मुझे अलग लाइन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता, एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट भी देना पड़ता, ब्रैकेट्स भी लगाने पड़ते, 2 लाइन करनी पड़ती। तो मैंने इतना ओवरहेड बचाने के लिए पुट से बजाय पुट के बजाय प्रिंट एफ यूज़ कर लिया, जो मेरे लिए आसान हो, दोनों तरीके से काम हो जाए। ठीक है, यहाँ पे स्कैन एफ भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन रिकमेंडेड है कि गेट्स यूज़ करें ताकि स्पेसेस भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकें। ठीक, ये हो गई ये वाली एग्जांपल हमारे पास एरेज ऑफ स्ट्रिंग। और तो एरेज के टॉपिक से इतना ही है। तो इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग की एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन। तो वो एग्जांपल हम करते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, सेशन ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, तो हम करते हैं ब्रेक के बाद। तो क्लास तो रिज्यूम कर लेते हैं। ब्रेक से पहले हमने एरे से रिलेटेड एग्जांपल की, मल्टी डायमेंशनल एरे से रिलेटेड, और एरे ऑफ स्ट्रिंग पे भी हमने एक एग्जांपल देखी। अब सेकंड हाफ ऑफ द लैब पर चलते हैं, जिसमें हमने स्ट्रिंग्स के जो फंक्शंस थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखनी है। ठीक है, तो इसमें भी वही वाली बात है कि थ्योरी में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, समझाने जैसा इतना कुछ है नहीं, बस हमने ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करके देखने हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि स्ट्रिंग्स से डीलिंग या स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कैसे की जा सकती है। ठीक है, स्ट्रिंग मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डेटा टाइप है। आप जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ पे भी आप डेटा इनपुट करते हैं, फॉर्म सबमिशंस करते हैं,
किसी भी जगह साइन अप करते हैं तो आपको जिस डेटा टाइप से डील करना पड़ता है वो होती है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग एक इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप है, बहुत होने चाहिए, वर्सेटाइल भी है, इसमें हर तरह का डेटा इनपुट दिया जा सकता है और फिर फर्दर कन्वर्जन के फंक्शंस भी मौजूद हैं कि स्ट्रिंग से आप अदर डेटा टाइप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूज़र जहाँ डील करता है ज़्यादातर वहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप ही मिलती है। तो इसको थोड़ा-सा हम देखते हैं कि कैसे हम फंक्शंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 3 फंक्शंस गिवन है, लेंथ है, कॉपी है और लोअर केस वाले। तो देखते हैं इसमें से कितने इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ मैं अभी टाइम के लिहाज से। लेकिन स्टार्ट करते हैं विथ लेंथ फंक्शन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। न्यू प्रोग्राम कर लेते हैं, हमारे पास वही हैश इंक्लूड और std ठीक, टीचर मेन रिटर्न 0। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है कि स्ट्रिंग की लेंथ का एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। और मेन फंक्शन तो ये हो गया। मेन फंक्शन का काम सिंपली क्या है कि वो एक यूज़र को मैसेज देगी कि भाई एंटर आ स्ट्रिंग, ठीक है, बस इतना कहा जाएगा और फिर यूज़र जो है एक स्ट्रिंग एंटर करेगा जो कि मैं गेट से इनपुट ले लूँगा। किस चीज़ में इनपुट लूँगा, अब कुछ भी हो सकता है वो स्ट्रिंग, तो उसको मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा और str नाम मैंने दिया है, str डिक्लेयर नहीं है तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ char str और इसको अपनी तरफ से कोई लेंथ दे देता हूँ, 50 दे दी मैंने। तो एक स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर कर लिया जिसकी लेंथ है 50। मैंने यूज़र से कहा एंटर करें, यूज़र ने एंटर किया, मैंने उसमें गेट्स कर लिया। अब मेरा काम क्या है कि मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ के लिए मुझे एक और वेरिएबल रिक्वायर्ड है int len, ठीक है। इनिशियली कुछ भी नहीं है, गार्बेज है इसमें भी। और मैं करता हूँ लेंथ इक्वल्स टू स्ट्रिंग लेंथ str कुछ भी नाम। अच्छा, str लेंथ दिया तो ये तो सेम एज वही फंक्शन हो जाएगा जो लाइब्रेरी का है। मैं ये नहीं करना चाहूँगा तो मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ माई str len, ठीक है, माई str len। और इसको मैं कॉल करता हूँ और इसको पास करता हूँ स्ट्रिंग। तो ये इसका काम ये है कि मुझे लेंथ रिटर्न करे। और मैं प्रिंट एफ कर दूँ इसके बाद, प्रिंट एफ बेटा अपना कैमरा बंद कीजिए, 11353 11353 कैमरा ऑफ कर। तो प्रिंट एफ, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या है प्रिंट कराना है, लेंथ इक्वल्स टू %d। और यहाँ पे मैं सिर्फ डिस्प्ले करा दूंगा किसको, len को। सही, तो ये काम मैं करवाना चाह रहा हूँ। मैंने एज्यूम कर लिया कि माई str लेंथ का एक फंक्शन है जो मुझे लेंथ रिटर्न करेगा। सेव कर लेते हैं फाइल को और इसको हम दे देते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, अब मुझे ये फंक्शन तो एग्जिस्ट नहीं करता माई स्ट्रिंग लेंथ, तो मुझे ये फंक्शन बनाना है। तो इसको मैं यहाँ टॉप पे बना लेता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। इस स्ट्रिंग का काम क्या है कि रिटर्न करेगा लेंथ जो कि एक इंटीजर है, नाम है इसका माई str len और ये इनपुट लेगा एक स्ट्रिंग जो कि कहलाएगा करेक्टर एरे। ठीक है, करेक्टर का एक एरे लेगा और उसको एक नाम होना चाहिए। नाम क्या है, मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, से मैंने एस नाम दे दिया। ठीक है, एस नाम दे दिया और इसकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगी यहाँ पर। अब लेंथ की अगर बात की जाए तो लेंथ में कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, मुझे एक वेरिएबल चाहिए काउंटिंग करने के लिए।
कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है। मैंने उसको नाम दे दिया सी और उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। फिर सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक व्हाइल लूप लगाता हूँ और उस व्हाइल लूप में कंडीशन ये लगाता हूँ कि एस ऑफ सी, यानी एरे के हर एलिमेंट को मैं एक एक करके कंपेयर करता हूँ किससे, इस करेक्टर से जिसे कहते हैं नल करेक्टर, और मैं करेक्टर फॉर्मेट में लिख रहा हूँ नल करेक्टर। ठीक है, जब तक ये नॉट इक्वल है सिंपली मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, सी को प्लस प्लस करते रहना है। सी प्लस प्लस होता रहेगा तो सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। और ये नल कैरेक्टर की स्पेशलिटी बताई गई है कि हमेशा हर स्ट्रिंग के एंड में होता ही है। तो जैसे ही स्ट्रिंग में नल कैरेक्टर एनकाउंटर होगा मेरा काउंटिंग स्टॉप हो जाएगी और मैं यहाँ से सिंपली रिटर्न कर दूंगा रिटर्न सी, क्योंकि सी में ही मेरे पास मेरा काउंट मौजूद है कि स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर, एंड काउंट इज सेम एज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी मुझे लेंथ में यही तो बताना होता है कि एक्चुअली इस स्ट्रिंग के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक है, तो मैंने बड़ा एक सिंपल सा काम किया कि चेक करता रहा, लूप चलती रहे जब तक कि नल कैरेक्टर नहीं आ जाता, और स्ट्रिंग में सारी लूप्स इसी तरीके से लगेंगी। और यही नल कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस है कि इसकी वजह से मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा स्ट्रिंग एंड कहाँ हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट तो मुझे पता ही है, स्टार्टिंग पॉइंट क्यों पता है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 0 इंडेक्स होता है, और टर्मिनेटिंग पॉइंट हमेशा ये मुझे पता है जहाँ नल आएगा वहाँ है। तो इसीलिए आपने देखा स्ट्रिंग के फंक्शन को मैंने लेंथ पास नहीं की, जबकि एरे जब भी मैं पास करता था तो लेंथ देता था, लेकिन स्ट्रिंग भी एक एरे है, एरे ऑफ कैरेक्टर पास करता हूँ तो मुझे लेंथ देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें अंडरस्टूड सी बात है कि एंड हमेशा वहीं होगा जहाँ पे नल कैरेक्टर है। तो जब भी मैं कोई भी इसकी मैनिपुलेशन करूँगा खुद से तो मैं यही कंडीशन लगाऊंगा जब तक कि नल कैरेक्टर ना आए। तो चलें वेरीफाई कर लेते हैं इस फंक्शन को ये काम करता भी है या नहीं। ठीक है, एक स्ट्रिंग एंटर करके देख लेते हैं। अब स्ट्रिंग में हम क्या एंटर करते हैं, नाम सादेन एंटर कर लेते हैं, और लेंथ मेरे पास आ रही है 6, जो कि सही है। एक और मर्तबा रन कर लेते हैं, और इस मर्तबा हम एंटर करते हैं दोनों, यही नेम है कि नहीं। तो इसकी लेंथ आपने देखा मेरे पास 9 आ रही है। 9 क्यों आ रही है, 5 फॉर सादिया, 3 फॉर गुल एंड 1 इज फॉर स्पेस। तो ये भी सही है। तो ये फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है, यानी ये एग्जैक्टली किस फंक्शन की तरह काम कर रहा है, जो बिल्ट इन फंक्शन होता है एस टी आर लेंथ। यानी अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं सिंपली एस टी आर लेंथ से तो इसका रिजल्ट सेम आना चाहिए फॉर सेम डेटा, लेकिन जब मैं ये फंक्शन यूज़ करूँगा तो मुझे ऊपर हैश हैश इंक्लूड एस टी आर स्ट्रिंग डॉट एच को इंक्लूड कराना पड़ेगा। अगर नहीं कराऊंगा तो आप देखेंगे मेरे पास कंपाइलेशन एरर आएगा। ठीक है, एरर आ रहा है कि एस टी आर लेंथ आप फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने इसे हटा दिया और अब कंपाइल करूँगा तो ठीक है। और इस पर भी अगर मैं सादा इनपुट करके देख सकता हूँ, रिजल्ट इज 6, और अगर मैं वही नेम एंटर करूँ तो रिजल्ट इज 9। तो आपने देखा कि मैंने कंपेयर भी कर लिया कि ये फंक्शन str_len जो लाइब्रेरी का है इसका रिजल्ट और मेरा अपना बनाया हुआ फंक्शन mystr, इन दोनों के रिजल्ट सेम है। तो इट मीन्स मैंने सक्सेसफुली वही फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर ली है जो स्ट्रिंग लाइब्रेरी में मौजूद है। ये यूं कहा जाए कि स्ट्रिंग लाइब्रेरी में जो str_len फंक्शन है वो बिल्कुल इसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया जैसे मैंने आपको ये इम्प्लीमेंटेशन दिखाई है। ठीक है, और जो कि काफ़ी सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन है। तो इस तरीके से मैं स्ट्रिंग की लेंथ खुद से फिगर आउट कर सकता हूँ, सेव जहाँ पे मुझे स्ट्रिंग लाइब्रेरी का जो है एक्सेस नहीं है। से आप एम्बेडेड सिस्टम पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे स्ट्रिंग की लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम में मेमोरी बहुत कम होती है। आप वहाँ पे ये लाइब्रेरी लोड नहीं कर सकते क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं है। अब स्पेस नहीं है या आपको मेमोरी नहीं है तो क्या करें। तो इस वजह से जो है आप जो है लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है तो आप अपना फंक्शन बना सकते हैं। मोहम्मद हुनैन, आप काइंडली अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। मोहम्मद हुनैन, तो मैं जहाँ पे स्ट्रिंग लाइब्रेरी के फंक्शन नहीं है, बिल्टन या एक्सेस नहीं है, वहाँ पे मैं खुद से ये फंक्शन बना के काम कर सकता हूँ। क्योंकि अब मैं एम्बेडेड पे काम कर रहा हूँ, माइक्रो कंट्रोलर पे मुझे हो सकता है यूज़र से नेम इनपुट लेना हो, उसके साथ
मैनिपुलेशन करनी हो, लेकिन मैनिपुलेशन के लिए मुझे लेंथ रिक्वायर्ड है, तो मैं लेंथ को कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? इस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक, इसी तरह जिस तरह मैंने लेंथ फाइंड आउट की है स्ट्रिंग का, हमारे पास एक और यूजफुल फंक्शन है, जैसे क्या कहा जा रहा है, स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन, यानी एक ऐसे स्ट्रिंग का फंक्शन जो कॉपी भी करे। नेम फिर वही बात है, मैं कोई सा भी नाम दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसको नेम दूंगा, इस फंक्शन को नाम दे देता हूँ मैं, चूंकि कॉपी का फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो रिटर्न टाइप तो आएगी वॉइड, और इसको भी मैं माई strcpy ही नाम दे देता हूँ। और इसमें दो स्ट्रिंग्स आते हैं मेरे पास, कैरेक्टर, ये होता है मेरा डेस्टिनेशन, तो मैं इसको डी नाम दे देता हूँ, और दूसरा char सोर्स, तो इसको मैं एस नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन पे हम आते हैं बाद में। ठीक, इस फंक्शन को फिलहाल मैं इधर से हटा देता हूँ और उसको ले जाता हूँ नीचे, ताकि हम अब दूसरे फंक्शन पे फोकस कर सकें। तो ये मैं मेन से नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम इन दो फंक्शन पे फोकस करते हैं। तो इस फंक्शन को मुझे दो स्ट्रिंग पास करने हैं, दो स्ट्रिंग पास करने तो यूज़र से मुझे दो स्ट्रिंग लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं str1 और str2 कर देता हूँ। ठीक है, दोनों को 50 कर लेते हैं। लेंथ की मुझे इस केस में ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ लेंथ वेरिएबल को, और मुझे गेट्स करने दो मरतबा, तो स्ट्रिंग दो दफ़ा गेट कर लेते हैं। एक मरतबा str1 गेट्स होगा, एक दफ़ा str2 होगा। एंटर, सॉरी कॉपी कर रहा हूँ, तो मुझे दो स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे एक ही मरतबा इनपुट लेना पड़ेगा। कंकैटिनेशन में मुझे दो दफ़ा इनपुट लेने पड़ते हैं, तो इसको वापस इरेज कर देते हैं। मुझे एक ही स्ट्रिंग चाहिए और स्ट्रिंग को जस्ट कॉपी करना है, तो गेट्स करना है, लेंथ के बजाय मुझे फंक्शन कॉल करना है। यहाँ पर लिखा ज़रूर जाएगा str2, क्योंकि कॉपी होकर रिजल्ट कहीं ना कहीं तो आएगा। लेंथ 50 है और इसका नाम str2 कर देते हैं। ठीक है, str1 में मैंने इनपुट लिया, लेंथ मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम है my strcpy। उसको मैं पास करूंगा डेस्टिनेशन, पहला वो वाला होगा जिसमें मैं रिजल्ट को कॉपी करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली हम वैसे ही रखना चाह रहे हैं जैसे ओरिजिनल फंक्शन है। तो ये होगा मेरी डेस्टिनेशन str2, और इसमें किसके कंटेंट में कॉपी करना चाह रहा हूँ, str1 के करना चाह रहा हूँ। और देन यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा फाइनली str2 इक्वल्स टू %s, और यहाँ पे भी क्या प्रिंट हो जाएगा, str2। तो इस तरीके से क्या होगा, str2 के कंटेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। इनिशियली आपने देखा str2 में कुछ नहीं है, गार्बेज है, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद जब मैं प्रिंट करूंगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें वही कंटेंट होंगे जो मैंने str1 में इनपुट किए, यानी स्ट्रिंग 1 में जो इनपुट है वही स्ट्रिंग 2 में भी आ जाए। ये मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मेन फंक्शन बड़ा सिंपल सा, यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लिया, माई str कॉपी को कॉल किया। इसका काम ये है कि ये कॉपी कर देगा कंटेंट ऑफ str1 इंटू str2, और देन मैं str2 को डिस्प्ले कराऊंगा तो इसमें वही कंटेंट्स आने चाहिए जो मैंने str1 में इनपुट किए। ठीक, तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे लेंथ के फंक्शन की थी। मुझे एक वेरिएबल चाहिए, मैं सी काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पे आई भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी को 0 लिया, वाइल लूप चलाई, और वाइल लूप कब तक चलेगी, जब तक, अच्छा ध्यान रहे, वाइल लूप सोर्स पे चलेगी, इधर सोर्स भी है और डेस्टिनेशन भी है। सोर्स पे क्यों चलेगी, क्योंकि मुझे कंटेंट सोर्स के देखने ना, 10 कंटेंट है तो 10 के 10 कॉपी हो जाए, 5 है तो 5, तो इसलिए लूप हमेशा उस पे से लगती है जिस पे से मैं रीड कर रहा हूँ। ठीक है, रीड करने वाले एरे में से जब भी अगर आपके पास मोर देन वन स्ट्रिंग्स हो तो आप एक थंब रूल याद रखें, जिस पे से मैं रीड करने वाला हूँ उस पे मैं लूप लगाऊंगा। तो इस वक्त मैं रीड करने वाला हूँ सोर्स से, और कब तक रीड करूंगा सोर्स से, जब तक कि मेरे पास नल कैरेक्टर ना हो जाए। ठीक है, और काम क्या करने वाला हूँ, अब इसमें मेरे पास दो काम है। ठीक है, दो काम क्या क्या है, एक काम तो ये है कि मुझे ये करना है कि डेस्टिनेशन के सी में करना है, सिंपली कॉपी कर देना है सोर्स का सी, यानी रिस्पेक्टिवली
0 वाला 0 पे, 1 वाला 1 पे, 2 वाला 2 पे, 3 वाला 3 पे एंड सो ऑन। लेकिन ये 2 3 4 तब पॉसिबल होंगे जब मैं सी को यहाँ पे इंक्रीमेंट करूँगा। तो जब मैं इंक्रीमेंट करता रहूँगा तो ये आगे बढ़ते रहेंगे और फिर इसी तरीके से हर वैल्यू इसमें कॉपी होती रहेगी। और लास्ट में मैंने बताया था कि जब कॉपी कर रहा होता हूँ तो ये तब तक कॉपी करता है जब तक कि नल कैरेक्टर ना आया हो, यानी ये नल कैरेक्टर को कॉपी नहीं करेगा। तो मुझे एक्सप्लिसिटली यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ती है कि डी की पोजीशन नंबर सी पर, क्योंकि सी चेंज तो हो जाता है, सी पर जब ये चेक करता है नल कैरेक्टर तो मिल जाता है लेकिन नल कैरेक्टर कॉपी नहीं होता। तो मुझे सी वाली लोकेशन पे ही क्या प्लेस करना पड़ता है एक्सप्लिसिटली, नल कैरेक्टर टू मेक या मार्क द एंडिंग ऑफ स्ट्रिंग। मुझे स्ट्रिंग की एंडिंग मार्क करनी पड़ती है, क्योंकि अगर स्ट्रिंग की एंडिंग मार्क नहीं करूंगा तो फिर वो कैसे पता लगेगा लेंथ कितनी है, या कुछ भी नहीं पता लग सकेगा। तो दैट्स इट, मुझे कुछ भी रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रिंग या एरे हमेशा पास बाय रेफरेंस होता है। जो भी चेंजेस यहाँ पे मैं इधर करूँगा डी में, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इस वाले str2 में जो इसकी जगह पे प्लेस होगा। नेम डजेंट मैटर, मैं उधर भी str2 यूज़ कर सकता हूँ, इधर भी डेस्टिनेशन यूज़ कर सकता हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पता है कि वो रेफरेंस आगे किस में स्टोर हुई है, इसमें। और मैंने यहाँ पे एरे नोटेशंस यूज़ किए हैं, आप चाहें तो पॉइंटर नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि रेफरेंस ही पास होकर आ रही है। तो चेक कर लेते हैं इसको रन करके क्या ये सही काम करता है या नहीं। कंपाइल और एग्जीक्यूट। मैं एक स्ट्रिंग एंटर करता हूँ और वो स्ट्रिंग होना चाहिए वो स्ट्रिंग होना चाहिए, कौन से बच्चा हो रह गया, SHA। तो अगर आपने देखा मैंने शारिक कंटेंट एंटर किए तो दूसरे में मेरे पास शारिक ही आ गए। ये हो गया सिंगल स्ट्रिंग। अब हम स्पेस देकर भी देख लेते हैं, बीच में स्पेस देके देखेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। चलें, डजेंट मैटर। तो इसमें भी आपने देखा कि जो कंटेंट्स मैंने एंटर किए वो एज इट इज़ स्ट्रिंग 2 में कॉपी हो गए विद स्पेसेस, तो ये स्पेस के साथ भी काम करता है। तो ये मेरा माई स्ट्रिंग का फंक्शन बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे लाइब्रेरी का बिल्ट इन फंक्शन, ओ सॉरी, माई स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे लाइब्रेरी का फंक्शन strcpy। तो मैं अगर इस जगह रिप्लेस करके यही कंटेंट दे के देखता हूँ तो इसका रिजल्ट सेम आना चाहिए। वेरीफाई कर लेते हैं, मैंने इसको रिजल्ट दिया। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, चलें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देख रहे हैं कि एज इट इज़ कॉपी कर रहा है। तो इट मीन्स जो लाइब्रेरी का फंक्शन जिस तरीके से काम करता है बिल्कुल उसी तरीके से काम करने वाला फंक्शन मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया है और उसका नाम है माई स्ट्रिंग कॉपी। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे स्ट्रिंग करता है, और इसकी भी वही इंपॉर्टेंस है कि अगर आपको कहीं स्ट्रिंग कॉपी करनी है, क्योंकि देखें मैनिपुलेशन तो करनी है, और स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए मैंने आपको बताया आप सिंपली ये लाइन नहीं लिख सकते कि मैं ये लाइन लिख दूँ str2 इक्वल्स टू str1। ये हम इस पर बात कर चुके हैं। एरे के एलिमेंट को मैं कंप्लीटली एक ही वन गो में पूरा का पूरा कॉपी नहीं कर सकता। मैं एरे को पूरा का पूरा एक वन गो में कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि इक्वल्स टू स्टेटमेंट ये जो है ये सिंगल एलिमेंट को कॉपी करने के लिए होता है, और स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू सिंगल एलिमेंट नहीं है, मोर देन वन एलिमेंट है, तो यहाँ पे एरर जनरेट होगा। मैं ये बात प्रूव भी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, देखें क्या कह रहा है। असाइनमेंट टू एक्सप्रेशन विथ एरे टाइप ये अलाउ नहीं है, ठीक है, एरे को आप नहीं कर सकते, तो इसलिए मुझे पूरा का पूरा कॉपी फंक्शन करना होता है। या एरे के केस में मैं लूप लगा के एक एक एलिमेंट कॉपी करता था ना, बिल्कुल वही लूप मैंने स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे लगा दिया। एरे में ये लेंथ तक होता था कॉपी, स्ट्रिंग में ये नल कैरेक्टर था। तो एरे में जब आप कॉपी करने का कहेंगे कंटेंट, तो एरे में बिल्कुल यही सिलसिला है, बस यहाँ पे नल कैरेक्टर के बजाय आप क्या लिखेंगे, जब तक लेस देन लेंथ हो, लेस देन इक्वल टू लेंथ, और आप यही काम करेंगे। तो स्ट्रिंग भी बिल्कुल एरे की तरह से ही काम कर रहा है, बस फर्क क्या है कि इसमें मैं लेंथ के बजाय नल कैरेक्टर के ऊपर रिलाई कर रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गए हमारे पास स्ट्रिंग कॉपी के एग्जाम्पल।
होपफुली क्लियर होगी सबको, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो अब हमारे पास एक और एग्जांपल बची है, उसको भी ट्राई कर लेते हैं हम। तो इसको भी मैं कट करके ले आता हूँ नीचे ताकि आपको दिखा सकूं वो वाला फंक्शन। तो स्ट्रिंग लेंथ और स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यहाँ आ गए। तीसरा फंक्शन जो मेरे पास है वो है स्ट्रिंग को मुझे करना है लोअर केस या अपर केस, स्ट्रिंग लोअर स्ट्रिंग अपर। इसको मैं सिर्फ एक स्ट्रिंग पास करता हूँ और ये उसी स्ट्रिंग में चेंजेस कर देता है, दूसरा स्ट्रिंग इसे रिक्वायर्ड नहीं है। तो स्ट्रिंग लोअर का फंक्शन हमने थ्योरी की क्लास में देखा था, यहाँ इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो वॉइड, और चूंकि ये मेरा है तो strLWR फंक्शन हो गया, और इसको मैं इनपुट दूंगा एक कैरेक्टर स्ट्रिंग दे दो। ठीक है, तो मेन फंक्शन पहले बना लेते हैं। इसके मेन फंक्शन में क्या हुआ कि मैंने कहा कि मुझे एक स्ट्रिंग पास करें, तो एक स्ट्रिंग आ गया यहाँ पे, एंटर स्ट्रिंग कर दिया, और मैंने सिंपली कॉल कर लिया अपना फंक्शन जिसका नाम है माई strLWR, और इस फंक्शन को मैंने पास कर दिया अपना str। और इस फंक्शन से क्या होगा कि मेरे जो भी होगा इसमें वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ str की वैल्यू क्या होगी, str ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो सिंपली मुझे वेरीफाई करना है। अब वो वेरीफाई कैसे होगा कि मुझे वही बात है कि c इक्वल्स टू 0 फिर से लेना है क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, और वाइल लूप लगानी है, वाइल लूप वही वैसे ही, और मुझे s की हर इंडेक्स को चेक करना है फ्रॉम 0 टू लास्ट इंडेक्स, यानी नॉट इक्वल्स टू, जब तक मेरे पास क्या ना आ जाए, नल कैरेक्टर ना आ जाए। और इसके अंदर मैं क्या काम करने वाला हूँ, इसके अंदर मेरे पास शायद बहुत सारे काम है। तो मुझे एक कंडीशन लगानी है, चूंकि मुझे इस केस में क्या कन्वर्ट करना है, लोअर केस में। तो पहले लोअर केस में कन्वर्ट करने से पहले मुझे ये बात वेरीफाई करनी है कि वो अपर केस है भी या नहीं। तो यानी मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ़ ये वाला पर्टिकुलर कैरेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो अपर केस है या नहीं, यानी वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल ए होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो कैरेक्टर जो है क्या होना चाहिए, उस कैरेक्टर को लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल जेड भी होना चाहिए, यानी इंक्लूसिव है, इसीलिए इक्वल्स टू का साइन लगा है। यानी ये मैं रेंज डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरा कैरेक्टर अगर ए से लेकर कैपिटल जेड, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक की रेंज में आता है तो ये काम करना है। तो मुझे क्या काम करना है, सिंपली इस कैरेक्टर में जो भी है उसमें मुझे क्या करना है, अगर लोअर केस को अपर में, अपर केस को लोअर में कन्वर्ट करना होता है तो मुझे सिंपली करना पड़ता है +32। ठीक है, या इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकता था, एस ऑफ सी प्लस इक्वल्स टू 32, ये लाइन इक्वेलेंट हो जाती। ठीक है, और हर मर्तबा मुझे जाहिर सी बात है इस ये करने के बाद सी को करना है इंक्रीमेंट, तो ये आ गया दूसरा स्टेटमेंट C++। ठीक है, और रिटर्न की फंक्शन कुछ भी नहीं करेगा, जो भी कंटेंट की मैनिपुलेशन इसमें होगी वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी मेरे मेन फंक्शन में, क्योंकि ये पास बाय रेफरेंस हो। ठीक है, तो अब इसे वेरीफाई कर लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। कंपाइल करते हैं इन मेन फंक्शन, क्या इशू है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने, तो कंपाइल सक्सेसफुल, और रन करके देख लेते हैं। एंटर अ स्ट्रिंग, मैं इसमें कोई भी स्ट्रिंग एंटर करता हूँ, मास रैंडम ऑर्डर में। ठीक है, देख रहे हैं इसमें कुछ कैप्स भी हैं कुछ स्मॉल भी हैं। अब मैं अगर इसको एंटर करता हूँ तो आप देखते हैं कि सारे के सारे कैरेक्टर मेरे लोअर केस हो गए, जो लोअर थे वो तो लोअर ही रहेंगे, जो अपर थे वो भी लोअर में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि मैंने फंक्शन जो बनाया उसका नाम है लोअर करने के लिए, लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। अब एक सवाल जहन में आ सकता है कि सर अगर इसमें मैं नंबर्स एंटर कर दूं तो क्या होगा। से मैंने एंटर कर दिया ये एंटर कर दिया मैंने इसमें
ठीक है, ईमेल एड्रेस। तो देखें आप 1 2 3 पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि मैंने 1 2 3 को बाईपास ही कर देना है। मेरे पास जो कोड में कंडीशन है वो तो सिर्फ किसको ट्रेस कर रही है, किसका चेक रख रही है, अपर केस है, अपर केस के साथ लोअर केस कन्वर्जन वैलिड मेक सेंस कुछ रखती है कि मैं करूँ, बाकी सबको मैं एज इट इज बाईपास कर दूंगा, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं एनकाउंटर करूंगा अपर केस तो उसको मैं लोअर में कन्वर्ट कर दूंगा। ये बात वेरीफाई कर लेते हैं कि बिल्टन फंक्शन ये काम करता है कि नहीं। तो यहाँ से मैं फंक्शन का नाम strlwr कर देता हूँ, कंपाइल करता हूँ, रन करके देख लेता हूँ, फिर से वो सारे के सारे कैप्स में देख लेता हूँ, तो सारे के सारे भी स्मॉल में हो जाएंगे। तो यहाँ कहना चाहिए कि हमने सक्सेसफुली जो है उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंट कर लिया है, जो कि अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो आप चाहें तो लोअर वाले को अपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़र्क क्या आएगा कि आपको यहाँ पे स्मॉल एस से स्मॉल जेड करना पड़ेगा और इधर +32 के बजाय -32 करना पड़ेगा। तो आप अपर केस वाला फंक्शन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई कि अपर केस को लोअर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। आपने वही लूप लगाई, वही तरीका रखा फ्रॉम फर्स्ट लोकेशन टू लास्ट, और उसके अंदर आपने हर करेक्टर को चेक किया, अगर वो अपर केस निकला तो आपने उसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। और C++ तो आगे बढ़ने के लिए है ही है। तो ये तीनों फंक्शन जो आपकी लैब में गिवन थे हमने इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। अगर इसमें आप लोगों को कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारे पास सिर्फ लैब टास्क। जी क्लास, कोई क्यूरीज हैं? चलिए, जब तक आप क्यूरी करें मैं आपको लैब टास्क एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आपको ऑलरेडी पता है और ऑलरेडी हम ये कर भी चुके हैं थ्योरी में, तो कोई मसला नहीं होगा। राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम टू कनकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स इनटू वन, ये मैंने छोड़ दिया, स्ट्रिंग के सारे फंक्शन मैंने इंप्लीमेंट करवा दिए कनकैटिनेशन, लेकिन थ्योरी क्लास में डिस्कस हुआ है तो वो आपको आइडिया है, आप इसको फुली कर लेंगे, आसान हो गया, ये भी कॉपी पेस्ट ही है तकरीबन। राइट अ प्रोग्राम विच स्टोर नेम्स ऑफ n person in multi-dimensional array of string and display it. Create a separate programmer defined function to display the output. ठीक है, बस इसमें रिस्ट्रिक्शन यही है कि सेपरेट फंक्शन बना के कराना है। अभी हमने जो एग्जांपल की थी उसमें हमने 5 पर्सन के लिए किया था, आपको n पर्सन कह रहे हैं। तो बस फर्क क्या है कि आपको यूजर से इनपुट लेना है कि कितने स्ट्रिंग्स वो स्टोर करवाना चाहता है, बाकी कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। इसी एग्जाम्पल को मॉडिफाई करेंगे तो हो जाएगा। बस एक प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन बनाना है और यूजर से इनपुट लेना है। देन होम टास्क में क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले इंडेक्स ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का हमने वन डायमेंशनल एरे पे भी प्रोग्राम किया है। आप उसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल के लिए भी, ठीक है। यही सेम एक्सरसाइज है हमने वन डायमेंशनल एरे के लिए भी की थी, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के लिए। फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा मॉडिफाई होगा क्योंकि 2D एरे को एक्सेस करने के लिए 2 लूप्स लगती हैं और 1D को एक्सेस करने के लिए 1 लूप लगती है। तो आपको वही काम करना है लेकिन 2D के लिए, और ध्यान ये रखना है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के लिए दोनों के लिए सेपरेट फंक्शंस बनाए जाएँ। ठीक है, तो ये भी पुराने प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन से हो जाएगा। हाँ, ये टास्क पूरी लैब में समझ आ गया। एक ही टास्क है जो आपको करना है, वो है राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म n इंटू n मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये 2D एरे का सवाल है और इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये थ्योरी की प्रैक्टिस प्रॉब्लम में भी गिवन है, तो ये सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का। और मल्टीप्लिकेशन आपको पता है थोड़ी ट्रिकी होती है, एडिशन की तरह प्लेन एंड सिंपल नहीं होती कि सेम इंडेक्स से कॉपी किया ऐड किया। मल्टीप्लिकेशन में एक फार्मूला होता है, आपने वो फार्मूला फॉलो करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा देखना है कैसे करते हैं, फिर उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम थ्योरी एस्पेक्ट एज वेल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट स्ट्रिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन एरे। तो ये तो आपको हिंट मिल ही गई है कि आपको यहाँ पर बबल सॉर्ट वाला जो हमने किया था एरे की लैब में, उसको अप्लाई करना है स्ट्रिंग के एरे पर, यानी एरे ऑफ स्ट्रिंग में। यानी आपके फ़ोन बुक में जिस तरीके से अरेंज हुए होते हैं ना नेम, आपको इस तरीके से अरेंज करने हैं। तो उस बबल सॉर्ट को ही मॉडिफाई करना है फॉर दैट पर्पस।
अब वो आप कैसे करते हैं, यहाँ पर हिंट दे दी गई है, बाकी आप रिसर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, देखिए इसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, यानी बस सॉर्ट करने हैं बिल्कुल वैसे ही कि अगर 5 नेम हैं तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो बिल्कुल वैसे ही, जैसे रेफ़रेंस के लिए आउटपुट अगर आपने देखना हो आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट जो मौजूद है मोबाइल में बिल्कुल वैसे ही, कि अगर ए वाले नाम आ गए हैं 2 तो उनको फिर आपने देखना है कि सेकंड कैरेक्टर में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, और 2 में टाई हो गई है तो थर्ड पे कंपेयर करना है एंड सो ऑन। ठीक, तो ये हो गए होम टास्क और लैब टास्क जो कि आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। पहले शुरू के 3 तो आपके पास ऑलरेडी थ्योरी में कहीं न कहीं मौजूद हैं, आप लोग वहीं से कर लेंगे तो ये आसान है, तो सारे ही करने हैं। अब अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न या क्वेरी है तो पूछ सकता है, या फिर क्लियर है तो वो भी कह सकता है। तो फिर मैं ये वाली लैब कंक्लूड करता हूँ। जी क्लास, एनी क्वेरीज़? शुड आई कंक्लूड दिस लैब? चलें, तो आप लोगों की खामोशी को मैं येस ही समझता हूँ। तो इस लैब से हमारे पास इतना ही था। टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।